जब से हम ऋषिकेश में आए हमें 2-3 मुद्दे में बहुत परेशानी हुई। एक तो जो यहाँ पर गाड़ियों के लिए पार्किंग है उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। सड़कों में गाड़ियाँ खरीदते हैं जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कत आती है। और दूसरा जो है ये कूड़ा निस्तारण का है, जहाँ पर ये कूड़ा पड़ा हुआ है वहाँ से जब हम विद्यालय में थे वहाँ तक उसकी बदबू आती है। और जो भी अब नए हमारे मेयर बने, मैं चाहूँगा कि वो यंग एज वाले बने ताकि उनके अंदर ऐसी भावना हो कि अगर अपने दिल से जाएंगे काम करना है तो कूड़ा निस्तारण काम सबसे पहले करें ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। युवा चेहरा जो होता है अगर उसके अंदर निस्वार्थ भावना है तो वो काम कर सकता है जो दूसरा नहीं कर सकता। जैसे हमारे योगी जी युवा चेहरा है, उन्होंने पूरे यूपी में बदलाव लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी सबसे युवा मुख्यमंत्री माने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी युवा हैं, वो रिस्क लेके अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी अगर ऋषिकेश के नगर निगम का मेयर वो युवा चेहरा है तो हम उसको जो है पूरा सपोर्ट करेंगे। ये हमारी ओर से सद्भावना है उनके लिए। जब मैं योगी आदित्यनाथ जी पढ़ते थे यहाँ पर, उस समय मैं स्पोर्ट टीचर था। उस समय योगी आदित्यनाथ जी जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे, तो उस समय की हमें ये याद है कि हमने इनको फुटबॉल खेलना सिखाया हुआ। जैसे हमारे प्रिय श्री योगी जी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उनसे पूरे हिंदुस्तान के सीएम को सीखना चाहिए कि राज्य में सेवा काम कैसे होगा। हमारे तो पहले भी एक बार कहा था कि हमारे योगी जी को भविष्य का प्रधानमंत्री बनना है और हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। आपको कभी अगर मौका मिले, वैसे तो आपने कहा कि आपने कभी विचार नहीं किया राजनीति में आने का, लेकिन यदि आपको कभी मौका मिले राजनीति में आने का तो क्या आप आना चाहेंगे? अगर राजनीति में आने पर मुझे कोई ऐसा पद मिले जिसमें जनता के लिए निस्वार्थ काम किया जाए तो तब मैं राजनीति में आना चाहूँगा कि मैं दिल से जनता के लिए कुछ कर सकूँ ताकि जनता इस बात को महसूस करे कि जिनका शासन है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अंकुर अग्रवाल। एक शिक्षक जो होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र के सबसे जो उच्च पद है उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। फिर चाहे कोई छुटभैया नेता हो या देश का राष्ट्रपति हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो या आईएएस अधिकारी हो, कोई कामगार हो, बेकार हो या फिर सरकार हो, सबको बनाने का काम एक शिक्षक करता है। हमारे साथ श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल पूर्व प्रधानाचार्य श्री दिवाकर भानु प्रताप सिंह रावत जी उपस्थित है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर अग्रवाल जी, आप हमसे मिलने आए। एक शिक्षक से एक समाज सेवी का सफ़र आपने तय करा, समाज में एक प्रतिष्ठित नाम आपने अपना कमाया और बहुत सी संस्थाओं में आप लगातार एक्टिवली काम कर रहे हैं, कार्यक्रमों में आप रहते हैं। कैसे ये सफ़र आपने तय करा, थोड़ा सा इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जो सही शिक्षक होता है वो असल में समाज सेवी होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है कि जो उसके पढ़ाने वाले बच्चे हैं वो भविष्य में अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करते रहें। तो अच्छा कार्य सारे आपके साथ के जो बच्चे हैं जिनको आपने पढ़ाया है वो कर ही रहे होंगे, बहुत जाहिर सी बात है, और आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बधाई आपको। जो भरत मंदिर इंटर कॉलेज है, इसकी स्थापना सन 1942-1943 के आसपास हुई और तब से लेके अब तक बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इस संस्थान से पढ़कर निकली हैं और उनसे जाहिर सी बात है आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े भी होंगे। तो क्या कभी लगता है कि उनका कोई फ़ायदा इस तरीके से आपको मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से, या कुछ उनका सहयोग आपको मिलता है इस काम में, सेवा काम? देखो, जो भरत मंदिर से पढ़े हुए अच्छे बच्चे हैं उनका अपने गुरु के प्रति बहुत सम्मान होता है और हमें जो हमारा सेवा कार्य है उसमें हमारे कई शिष्यों से हमें सहयोग मिला है। किस तरह का सहयोग? मतलब आप जो आपकी संस्था है, आप सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी आप चलाते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स भारत उत्तराखंड के आप सम्मानित एरिया डायरेक्टर भी हैं, तो कैसा सहयोग उनका? हर प्रकार से आप प्लेट पर रहते हैं काम करने के लिए और आपके कैसे एक बुलावे पे वो तैयार हो जाते हैं?
देखो, जो निस्वार्थ सेवी बच्चे होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, जब मैं उनको अपने ज़रूरतमंद बच्चों के कार्यक्रम बुलाता हूँ तो एकदम वो पहुँचते हैं और सेवा में मदद करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था कि मैंने, और जहाँ तक मेरी जो जानकारी है कि योगी आदित्यनाथ जी भी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी भरत मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं 89 में जो है उन्होंने यहाँ से इंटर पास किया है। और अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलने गया था तो उन्होंने अपने गुरुजी का बहुत सम्मान किया। ये जो हमारे शिष्य हैं, जो निस्वार्थ सेवी हैं, वो अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करते हैं। योगी जी से आप मिले और आपने कहा कि बड़ा ही प्रेमपूर्ण व्यवहार उनका आपके प्रति था, और हालांकि एक पक्ष जो उनका है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अधिकारियों पे स्ट्रिक्ट वो रहते हैं, तो एक ऐसे ही मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्या देश को और हर राज्य को है? जैसे हमारे प्रिय श्री योगी जी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उनसे पूरे हिंदुस्तान के सीएम को सीखना चाहिए कि राज्य में सेवा काम कैसे होगा, कैसे हम जनता को का भला कर सकते हैं। और इस मामले में हमारे योगी जी नंबर 1 हैं, और हमारे प्रभु से यही प्रार्थना रहती है कि जैसे योगी जी नंबर 1 काम कर रहे हैं, आगे भविष्य में और उच्च स्तर पर पहुँचें और ये सेवा काम चलता रहे। क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ पार्टी का ही नहीं, देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा बन सकते हैं? हमारे तो पहले भी एक बार कहा था कि हमारे योगी जी को भविष्य का प्रधानमंत्री बनना है, और हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। योगी आदित्यनाथ जी जब आपके विद्यालय में थे, तब आप उसी विद्यालय में पढ़ाते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार था, कैसे वो थे व्यक्ति, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा परिचय हम जानते हैं। जब मैं योगी आदित्यनाथ जी पढ़ते थे यहाँ पर, उस समय मैं स्पोर्ट टीचर था। उस समय योगी आदित्यनाथ जी जो है वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे, तो उस समय की हमें ये याद है कि हमने इनको फुटबॉल खेलना सिखाया हुआ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी फुटबॉल खेलते थे, ये भी बड़ी बात है। देखिए कि एक संत जो है, पहले विद्यार्थी जीवन में रहे, संत बने, और आज इतने बड़े पद पे वो हैं, और देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम है। आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से, चाहे लोगों के माध्यम से, आपका जो जुड़ाव है, हमने देखा है कि राजनीति में कहीं ना कहीं रहा है, या राजनीति के लोगों से कहीं ना कहीं रहा है। कभी आपका विचार बना कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? देखो, जब कोई सही शिक्षक होता है उस समय वो राजनीति से दूर रहता है। अगर हम पहले राजनीति में जुड़ना चाहते तो काफ़ी आगे तक पहुंचते। अब हम रिटायरमेंट के बाद हमारे दिमाग में है कि हमें राजनीति में जाकर निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। तो निस्वार्थ सेवा, देखिए, एक शिक्षक के मन में हमेशा है कि एक निस्वार्थ सेवी के रूप में काम करना है और समाज की सेवा करनी है। नगर निगम ऋषिकेश की अगर मैं बात करूं आपसे, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से ऋषिकेश में रह रहे हैं और बहुत अच्छे पद पे आप रहे, प्रधानाचार्य के पद से आप रिटायर हुए हैं और कई सालों से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं नगर निगम के यदि ऋषिकेश की बात करूं आपसे, तो क्या आपको लगता है कुछ मुद्दे ऋषिकेश में ऐसे हैं जो होने चाहिए थे, या कुछ समस्याएं हैं जो हल होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाई हैं? जब से हम ऋषिकेश में आए, हमें 2-3 मुद्दे में बहुत परेशानी हुई। एक तो जो यहाँ पर गाड़ियों के लिए पार्किंग है, उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। सड़कों में गाड़ियाँ खरीदते हैं, जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कत आती है। और दूसरा जो है, ये कूड़ा निस्तारण का है। जहाँ पर ये कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ से जब हम विद्यालय में थे वहाँ तक उसकी बदबू आती है। कूड़े का जो केंद्र, जहाँ पे कूड़ा डंपिंग यार्ड है, वहाँ से भरत मंदिर तक वहाँ से बदबू आती थी, इतनी दूर तक, मतलब इतना कूड़ा वहाँ पे। तो उसका निस्तारण होना चाहिए। और जो भी अब नए हमारे मेयर बने, मैं चाहूँगा कि वो यंग एज वाले बने, ताकि उनके अंदर ऐसी भावना हो कि अगर अपने दिल से जाएंगे काम करना है तो कूड़ा निस्तारण काम सबसे पहले करें, ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। युवा चेहरे की आपने बात करी, मैं युवा चेहरे पे भी आता हूँ। युवा चेहरा क्यों, मतलब क्या युवा जोश की अब आवश्यकता है, युवा सोच की आवश्यकता है, और काम करने में सक्रियता की आवश्यकता है, इस वजह से?
युवा चेहरा जो होता है, अगर उसके अंदर निस्वार्थ भावना है तो वो काम कर सकता है जो दूसरा नहीं कर सकता। जैसे हमारे योगी जी युवा चेहरा है, उन्होंने पूरे यूपी में बदलाव लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी सबसे युवा मुख्यमंत्री माने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी युवा हैं, वो इस रिस्क लेके अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी अगर ऋषिकेश के नगर निगम का मेयर कोई युवा चेहरा है तो हम उसको जो है पूरा सपोर्ट करेंगे। ये हमारी ओर से सद्भावना है उनके लिए। तो ये देखिए, ये बड़ी बात है कि एक युवा चेहरा की जो बात रखी है गुरुजी ने कि एक युवा चेहरा होना चाहिए, और वो सही भी है, क्योंकि युवाओं का साथ जब तक नहीं हो तब तक कोई भी राजनीति या कोई भी कार्यक्रम हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक नए पर्सपेक्टिव से सोचना, एक नई दिशा में सोचना और सक्रियता के साथ सोचना, ये काम एक युवा बेहतरीन ढंग से कर सकता है। आपको कभी अगर मौका मिले, वैसे तो आपने कहा कि आपने कभी विचार नहीं किया राजनीति में आने का, लेकिन यदि आपको कभी मौका मिले राजनीति में आने का तो क्या आप आना चाहेंगे? अगर राजनीति में आने पर मुझे कोई ऐसा पद मिले जिसमें जनता के लिए निस्वार्थ काम किया जाए तो तब मैं राजनीति में आना चाहूँगा कि मैं दिल से जनता के लिए कुछ कर सकूँ, ताकि जनता इस बात को महसूस करे कि जिनका शासन है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप जो सोसाइटी चला रहे हैं, सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी, उसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताइए कि कैसे वो काम करती है और कैसे समाज के बीच में पहुंच रही है। हमने अभी 3 साल पहले एक सोसाइटी का निर्माण किया जिसका नाम था सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी। उसके जो 3-4 उद्देश्य हैं जो मेन हैं, एक तो पढ़ाई के क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हम फीस में मदद कर सकें। दूसरा उसका उद्देश्य है कि जो बिटियाएँ हैं उनको मजबूत बनाए ताकि जीवन में आगे मजबूती से मुकाबला कर सकें हर परिस्थिति का। जो बेटियों की बात आपने करी कि बेटियों को मजबूत बनाने के लिए, उसी से संबंधित एक मैं सवाल करता हूं कि अभी लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला बिल पास किया, जो उनको आरक्षण, महिला आरक्षण बिल पास किया, उसको लेकर क्या आपके विचार हैं कि एक मजबूत कदम सरकार क्या महिलाओं के प्रति उठा रही है, और वही काम आपकी सोसाइटी भी, यदि सरकार के साथ मिलकर कभी आपको मौका मिले कि ये काम करे तो कैसे करना चाहेंगे? हाँ, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को फिजिकली मजबूत बनाना, वो स्पोर्ट्स में रहें, उनकी हेल्प करना। और हमारे संस्था का उद्देश्य ये भी है कि जो ऐसे खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन फाइनेंशियली मजबूत नहीं है परिवार, उनकी हम किसी रूप में मदद कर सकें। समाज का क्या सहयोग मिलता है आपको इस काम को करने के लिए? क्योंकि ये कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ, कोई भी ट्रस्ट बिना सामाजिक सहयोग के चला पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। उनका क्या सहयोग मिलता है आपको? अभी तक तो हमें समाज से बहुत कम सहयोग मिला है। ये हम अपनी हिम्मत से इस काम को किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब इस काम को हम और बढ़ाएंगे तो समाज के कुछ निस्वार्थ से भी हमसे जुड़ेंगे और उनको इस बात का आनंद रहेगा कि बहुत ही ईमानदारी से ये काम हो रहा है। स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तराखंड के आप एरिया डायरेक्टर हैं। कैसे इस संस्था में आना हुआ? क्योंकि ये एक दिव्यांग बच्चों की संस्था है जो दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करती है, तो कैसे आपका एक मन में विचार आया कि इन दिव्यांग बच्चों के लिए भी अब मुझे कुछ कार्य करना चाहिए? देखो, जिस भी व्यक्ति के विचार अच्छे होते हैं उसके दिमाग में रहता है मुझे सेवा करनी है। मैंने रिटायरमेंट के बाद सोचा कि इन दिव्यांग बच्चों की मदद बहुत कम लोग करते हैं। अगर हम इस संस्था से जुड़े, और आज मैं इसका एरिया डायरेक्टर हूँ पूरे उत्तराखंड का, और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो मेंटली वीक बच्चे हैं उन बच्चों को जो है हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ओलंपिक तक भेजें। अभी इस साल हमने जो है 2 बच्चे और 3 कोच जो है जर्मन में हैं जो ओलंपिक में भेजे थे अपने उत्तराखंड से। और हमारा जो आगे का उद्देश्य है, अगर हमें कुछ संस्थाओं से हेल्प मिलेगी तो हम अगले साल करीबन इससे 10 गुने बच्चे जो है उत्तराखंड के स्पोर्ट्स में भेजेंगे। भाई हमें ज़रूरत है इस समय एसओबी में जो है कुछ संस्थाओं से मदद की। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि दिव्यांग बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल के आ रहे हैं, वो भी उस संस्था के माध्यम से जिसके एरिया डायरेक्टर श्री दिवाकर भानु प्रताप सिंह रावत जी हैं। DBPS रावत जी के नाम से आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं पूरे शहर में। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसे बच्चों के लिए सरकार भी आगे आ रही है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में ही मोदी जी ने भी एक बड़ा ऐलान इन बच्चों के लिए किया है कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और उनको ज़रूर ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लगातार मिलनी चाहिए। मैं कुछ बातों पे और आपसे बात करना चाहूँगा कि जब आप ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं, जब आप इन लोगों के लिए काम करते हैं, अंदर से आपको कैसा अनुभव लगता है? क्या लगता है कि ये प्रेरणा देता है आपको और ज़्यादा? क्योंकि इस उम्र में जाहिर सी बात है कि आप एक ऐसी उम्र में हैं रिटायरमेंट के बाद जब लोग आराम की ज़िंदगी जीते हैं, और आप समाज के बीच में उतर के
काम कर रहे हैं, तो तब आपको क्या मोटिवेट करता है? ये बच्चों का स्माइल मोटिवेट करती है, उनकी प्रेरणा कैसे मिलती है आपको? जब सेवा काम की जाता है और जिन बच्चों की मदद करते हैं उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देख के दिल को एक बहुत बड़ी खुशी होती है। उन बच्चों की दुआएं हमारे काम आती हैं। इस उम्र में आने के बाद, 66 साल में आने के बाद भी हमारे इस मूड में सेवा करते हैं। कहीं भी अगर इन बच्चों को मदद की ज़रूरत है और हमारे पास संभावना है तो हम तुरंत मदद करने जाते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। तुरंत आप उनकी मदद करते हैं, उनके पास पहुंचते हैं और वही आपको प्रेरित करता है। तो देखिए, ये बड़ी चीज़ें हैं और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस समाज में। जब समाज के बीच रहकर आपको वहाँ के लोगों के बारे में सोचना है, सिर्फ सोचना ही नहीं है, काम भी करना है, और वो भी एक ऐसी उम्र में आके जब लोगों को लगता है कि अब जीवन में बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर लिया और अब एक आराम की ज़िंदगी हम लोग जी सकते हैं। लेकिन नहीं, उस समय भी एक व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो अंत में युवाओं को, क्योंकि आप एक, मैं कहूँगा कि एक युवा ही है, एक युवा सोच, क्योंकि युवा जब तक आपके मन में इस तरीके की भावना है, आप युवा की तरह काम करते हैं। युवाओं को अपनी तरफ से आप क्या संदेश अंत में देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रेरित हों आपसे? मेरा तो अपने जो हमारे स्टूडेंट रहे और युवाओं को एक ही संदेश रहता है कि जब कुछ संपन्न रहें तो अपने द्वारा कुछ मदद ज़रूर करें, निस्वार्थ सेवा करें। अगर निस्वार्थ सेवा करेंगे तो जीवन हमेशा आनंदमय रहेगा। तो मेरा युवाओं को यही वो है निर्देश है कि वो जीवन में अच्छा काम करें तो उनका परिवार भी सही रहेगा और वो खुद भी स्वस्थ रहेंगे। खुद भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार भी स्वस्थ रहेगा। एक निस्वार्थ काम जो है, सबको अपने साथ मिलकर जोड़कर चलने का जो काम है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और आपको सर बहुत बहुत बधाई आपके काम के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। जो भी आप योजनाएं आप आगे अपने लिए या समाज के लिए लेकर आने वाले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तुम्हारे जैसे अच्छे पत्रकारों से मिलकर एक आनंद की अनुभूति होती है। जीवन में हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।